हे शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेलाई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई। अरिजीत सिंह के बिना कोई भी एल्बम अधूरा है। मेरा तो एक सौभाग्य था कि मेरे एक शो पे वो पीछे गिटार बजाए। वो बोले एक गाना साथ में करते हैं, चूनर गाते हैं साथ में। तो मैंने शुरू साथ में किया गाया। तो साथ में उन्होंने पीछे से चूनर मेरे साथ गाया। फिर पब्लिक को पता चला रे अरिजीत सिंह। सचिन भैया और जिगर भैया का उनके साथ आपके बहुत अच्छे दोस्ती वाले रिलेशन है। उनको अपना गुरु मानता हूँ। अब सीरियसली ये म्यूजिक करना है, तब उस टाइम पे मुझे दोनों द्रोणाचार्य मिले मुझे जिन्होंने मुझे अपनी शरण में लिया। सीरियसनेस के मामले में सचिन भाई थोड़े से स्ट्रिक्ट है, जिगर भाई थोड़े रिलैक्स कूल है। कह रहे हो जाएगा कोई बात नहीं। बट बहुत सीखा मैंने, बहुत कुछ सीखा। खास करके हर साल कहीं पे भी बुकिंग मत लेना, सूरत सूरत में ही आना। सूरत वाले सारे प्रमोटर्स सुन लें। इंदना विनवा गई थी एक्चुअली इज माय अंकल्स कंपोजिशन। उन्होंने ये गाना बनाया था ओरिजिनल। मैं यशराज स्टूडियो मेरे घर से पैदल गया था। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि सच में मेरे साथ ये हो रहा है। मतलब नजदीकी था लेकिन मैं वॉक करके गया ये सोचते सोचते कि सच में मैं वहाँ जा रहा हूँ। यशराज स्टूडियो जहाँ मैं बचपन से सोचता था कि ये दरवाजा कभी खुलेगा और मैं अंदर जा पाऊंगा। आज आपको भी मैंने वेट कराया बहुत ज्यादा। અરે કભી લીપની સામું ટગર જોતા જોતા કોઈની વાટ જોઈ છે, જેમની સાથે લાગણીથી જોડાયેલા હોય એ વ્યક્તિને આંખના પલકારે ખોતા જોઈ છે। अरे बाप रे, क्या बात। हम संस्थाओं से भी जुड़े हुए। स्वामीनारायण जी के लिए हमने बहुत सारे भजन किए हैं गुजराती में। ઓરે ઓરે પારે વડા તું કાલે ઉડી જાજે રે। तो सेम एकदम नजदीक थे आप हाँ, कीर्तिदान भाई के। गोरी राधा ने काड़ो का गरबे घूमे भूली भान। राधा नो रूप छे कानोड़ानी प्रीत छे, जगनी रीत नु शुका। शुभारंभ मंगल बेलाई। ये सॉन्ग तो आप सभी ने सुना होगा, पर इस सॉन्ग को हिट बनाने के पीछे एक प्लेबैक सिंगर की आवाज है। बॉलीवुड के कई सारे गानों को हिट बनाने के पीछे यही प्लेबैक सिंगर रिसेंटली रिलीज हुए मूवी स्त्री 2 में फेमस सॉन्ग आज की रात में जिन्होंने अपनी आवाज दी है, वही इंडिया के जाने माने प्लेबैक सिंगर आज सूरत में है। और लियो सांभळो बात पर आने वाले हैं। हम सीधी चर्चा करने वाले हैं इंडिया के प्रसिद्ध प्लेबैक सिंगर दिव्य कुमार से, वो भी लियो सांभळो बात पर। तो चलिए सीधा मिलते हैं इंडिया के जाने माने प्लेबैक सिंगर दिव्य कुमार से। G9 नवरात्रि में जिन्हें आप रोज सुनते हैं, वही दिव्य कुमार जी आज लियो सांभळो बात पर है। हम सीधी बात करेंगे दिव्य कुमार जी से। भैया आपका बहुत बहुत आभार लियो सांभळो बात पर आने के लिए। थैंक यू। मेरे सौभाग्य है कि ये मेरे लाइफ का पहला पॉडकास्ट है अच्छा, और ये लियो सांभळोवाद के साथ में। ओके। कैसा लगा सूरत भैया? सूरत बचपन से अच्छा लगता है। मैं तो यहाँ पे जब भी यहाँ आता हूँ या यहाँ से जाता हूँ तो मेरे अंदर सूरत रह ही जाता है। अच्छा, मतलब मेरे अंदर हमेशा इसकी याद बचपन से ही बहुत प्यारी याद है मेरी यहाँ पे। और मैं हमेशा जहाँ पर भी मैंने बचपन से लेके जहाँ पर भी इंटरव्यूज़ दिए, जहाँ मुझे ये सवाल पूछा गया कि आपको कौन सी जगह सबसे ज़्यादा पसंद, तो सूरत मेरी मोस्ट फेवरेट सिटी है। पहली बार सूरत कब आए थे आप? पहली बार तो बहुत बचपन में आया था, जब मैं कल्याण जी आनंद जी के ग्रुप में था। जब मैं छोटा था, 8-9 साल का था, तब मुझे इतना याद नहीं है बिकॉज हम लोग बहुत छोटे थे और हम लोग आए और सूरत में। और तब इतना मतलब हम बॉम्बे से ज़्यादा लगाव थे, बचपन में थे तब ऐसे एक बार आया था। लेकिन उसके बाद 2004 या 5 में मैं वापस इंडोर स्टेडियम में डांडिया करने के लिए सूरत आया था फर्स्ट टाइम। तभी तो पानी आया हुआ था सूरत में। उस पानी समय आया तो- था 2006 में आई थिंक। अच्छा। और उसके पहले हम 4 साल कर चुके थे इंडोर स्टेडियम में विदाउट हिरेन भाई जो अभी अच्छा। G9 करता है। पहले कोई और लोग थे, तो दीपक आनंद जी जो हमारे गुरु हैं, हमारे आनंद जी अंकल के सन हैं, उनके साथ में मैंने डांडिया शुरू किया था। प्रिया जो आज बहुत बड़ी लिरिसिस्ट है, बहुत बड़ी सिंगर है, उसी ने मुझे गुजराती गाने सिखाए थे। और सागर मेरा एक दोस्त है, हम तीनों ने मिलके साथ में दीपक अंकल के साथ में शुरू किया था। इंडोर स्टेडियम से जो शुरुआत हुई है, उसके बाद सूरत जैसा मेरे को कुछ लगा ही नहीं। ओके। तो स्पेशली डांडिया जब मैंने गाना शुरू किया, तब से मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हर साल ये 10 दिन या 9 दिन मुझे सूरत में या गुजरात में इम्पोर्टेंटली मुझे डांडिया करना ही, बिकॉज यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ की वाइब
मुझे नहीं लगता और किसी देश में या और किसी सिटी में है। 2024 की इस बार की नवरात्रि और इस बार का जो भी क्राउड है वो आपको कैसा लगा सूरत का? बहुत खतरनाक है यार, मतलब एक्सपेक्टेशन से भी ऊपर है। अच्छा। मतलब पहले हम लोग ऐसे सोचते थे कि वीकेंड यहाँ पर ज़्यादा क्राउड होते हैं, वीकडेज में थोड़े से डिस्पर्स हो जाते हैं, कम लोग आते हैं, बट यहाँ पे तो हर दिन ऐसा लग रहा है कि सैलाब आया हुआ है। सैलाब आया हुआ है। और मुझे मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि हमको बताया जा रहा है कि जितने अंदर है उससे थोड़े कम बाहर खड़े रहते हैं कि हम भी अंदर आना चाहते हैं। अच्छा। तो मुझे पता नहीं है ये कितना सच है, बट ऐसा बोला जा रहा है और हम जो देख रहे हैं उससे समझ में आ रहा है कि नहीं है जगह मतलब चलने का। और ये हमारा जो G9 है ये अभी एशिया में सबसे बड़ा डोम है। यस। जहाँ पर आई डोंट नो 25 से 30 हज़ार लोग इजीली अकोमोडेट हो जाते हैं। बट मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये क्या है, ये मतलब ये लोग जो इतना क्रेज़ और ऐसा भी नहीं है कि ये सिटी के बीच में है, ये थोड़ा सा आउटस्कर्ट में है, फिर भी लोग आते हैं। और Yes. रात को हम देखते हैं कि जितने भी रेस्टोरेंट्स खुले हैं या परमिशन मिली होती है सबको, सब भरे हुए हैं, सब खाना खा रहे हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं। मैं भी खाना खाने जा रहा हूँ और मेरी फैमिली आई थी तो उनको मैं स्ट्रीट फूड खिला रहा था रात को। तो ऐसे भी लोग मिले मुझे जो मुझे पैसा देने नहीं दे रहे हैं। क्या अच्छा लगा स्ट्रीट फूड में? स्ट्रीट फूड में तो सर मैं पहली बार यहाँ पे वो बिस्किट पाई खाई। अच्छा, बिस्किट पाई। और क्या था, एक चीज़ ब्रेड था, एक गार्लिक ब्रेड जिसको बोलते हैं, बट उनका कुछ अलग ही तरीका था बनाने का। पेरी पेरी मैगी खाई। ओहो, आपने वो लोचो का बोला था। लोचो तो हमने जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे हाँ। तब हम जानी लोचो पे रुके थे। और वही है, जब मैं पहले लोचो खाया था जब मैं थोड़ा छोटा था तब मुझे इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया, मतलब मुझे वो टेस्ट बड मेरे अंदर था नहीं। बट अब जब मैं खा रहा हूँ तब तो लोचो की वैरायटी भी थोड़े सूरत की आदत है कि हर चीज़ का कम से कम 10-15 आइटम तो उनका वैरायटी होना ही चाहिए। गुजरात में एक गुजराती तरीके कहूँ, मतलब एक गुजराती के ओर से कहूँ तो અહીંયાના લોકો જેને ગરબા ખેલા છે, गरबा खेला, वो गरबा में नवरात्रि में इतने वो धार्मिक होते हैं कि पूरे साल में 10 दिन रिजर्व होते हैं और उसमें आप सभी लोग मुंबई से आते हैं और यहाँ पर 4 चांद लगा देते हैं। तो पूरे सूरत की ओर से मैं आपको थैंक यू बोलना तो चाहता हूँ कि मुझे पता है कि हमारा गरबा गाना उसको सही तरीके से प्रेजेंट करना कितना मुश्किल होता है। आपने जब शुरुआती गुजराती गरबे में, गुजराती नवरात्रि में गाने की, तो वो स्ट्रगल कैसा था? गुजराती गरबा गाना, उसको पढ़ना और टेली करना वो बहुत हार्ड होता होगा। तो आपने पहला गरबा कौन सा गाया था? मुझे हार्ड तो इसीलिए नहीं लगा था बिकॉज बचपन से ही हम लोग, मेरी फैमिली जो पूरी म्यूज़िकल फैमिली, मेरे दादाजी से लेके मेरे अंकल आंटी, जो मेरे दादाजी के 8 बच्चे थे वो 8 म्यूज़िक में, और सभी लोगों ने गुजराती इंडस्ट्री में बहुत काम किया है। तो इंदना विनवा गई थी एक्चुअली इज़ माय अंकल्स कंपोजिशन। ओके। उन्होंने ये गाना बनाया था ओरिजिनल। इस चीज़ का कहीं क्रेडिट नहीं है उनके नाम पर, बट उस ज़माने में ऐसा नहीं होता था। वो गाना बन जाता था, वो रिलीज़ हो गया। आज वो फाल्गुनी पाठक की वजह से इतना बड़ा गाना बन चुका है जो हर डांडिया में होता ही है। तो मेरी फैमिली उस वजह से गुजराती इंडस्ट्री, जो मेरे ताऊजी थे तिलक शिवराम, उन्होंने ये गाना बनाया था। फिर मेरे सबसे बड़े ताऊजी हैं जुगल किशोर, और मेरे ये सेकंड नंबर के ताऊजी, दोनों मिलके म्यूज़िक डायरेक्शन करते थे। इन्होंने गुजराती इंडस्ट्री में बहुत काम किया। अच्छा। इवन माय दादाजी, माय डैड, हम संस्थाओं से भी जुड़े हुए। स्वामीनारायण जी के लिए हमने बहुत सारे भजन किए हैं गुजराती में। तो गुजराती हमारे बचपन से ही, मैं पापा के साथ डांडिया देखने जाता था। अच्छा। जब पापा प्ले करते थे तब सुरेश सोनी एक बहुत बड़ा नाम थे डांडिया में उस समय जब फाल्गुनी पाठक भी धीरे धीरे इस फील्ड में आई थी। और जो केदार भाई है हमारे साथ, जो G9 में फाल्गुनी पाठक के साथ उन्होंने शुरुआत की थी डांडिया की। और जो मुझे आज मतलब थोड़े टाइम बाद पता चला, बट तो वो जर्नी जब शुरू हो रही थी तब मैं बच्चा था और मुझे ड्रम बजाने का शौक था। तो मैं वो डांडिया की स्टिक होती है ना, वो लेके मैं लकड़े पे पूरा डांडिया बजाता था, मतलब जब तक वो ख़त्म नहीं होता था। आपको शौक ड्रम का था? तो मेरे हाथों में छाले पड़ जाते थे ऐसे। पापा बोलते थे कि मैं जब घर भेजना होता था, क्योंकि उस टाइम पे रात को
3-4 बजे तक डांडिया चलते थे जब हाँ चलते थे। बोरीवली में हम लोग रहते थे। उस ज़माने में डांडिया रात भर चलते थे। तो मेरी पता नहीं मम्मी को बोलते थे कि इसको लेके जा, अभी लेट होगा ये होगा, तो मैं रोता था कि मुझे नहीं जाना। वो तब से मेरे दिमाग में वो सारे गाने बसे हुए थे। जब बड़ा हुआ, जब इसके बारे में जब गाना गाना शुरू किया, तब एक मन में था कि मुझे डांडिया भी कभी ना कभी करना है। तो ये अपॉर्चुनिटी दीपक अंकल से मुझे मिली और उन्होंने ये मुझे जिम्मेदारी दी थी कि अब ये गुजराती का, क्योंकि मैं बचपन से जब आवाज़ बड़ी होती है, जब आवाज़ वोकल कॉर्ड चेंज होती है, तब एक गैप आती है। तो एक गैप के टाइम पे फिर उन्होंने मुझे बोला कि अब तू ये डांडिया की तैयारी शुरू कर। और मुझे रोज़ अंधेरी से ट्रेन में मैं बैठ के उनके घर जाता था, पेडर रोड। ओके। वहाँ पर प्रिया और सागर हम मिलके मुझे गाना सिखाते थे। हाँ। तो उसमें से कुछ गाने तो ये थे जो मैंने बचपन से सुने थे, जो तारा बिना शाम और माड़ी तारा मंदरिया माँ, ये बहुत फेमस और कॉमन गाने थे जो मैंने सुने हुए थे। लेकिन कुछ एकदम ऑड गाने, बिकॉज वो लोग सूरत में ऑलरेडी कर चुके थे डांडिया, तो उनको ये था कि सूरत में ये सब गाने बहुत चलते हैं। कुछ हेमंत चौहान जी के गाने थे जो मुझे उन्होंने याद करवाए थे, जो मेरे आज तक फेवरेट हैं और मैं हर डांडिया में वो गाता ही हूँ। कुमकुम ना पगला पड़िया हो गया, या कुमकुम पगले माड़ी पधारो रे, आवी आसोनी रढ़ियाली रात, ये सारे गाने मुझे बहुत पसंद है। तो वैसे टाइप के गाने मैंने सीखे। टाइम आई थिंक 1-2 महीने के अंदर मैंने कम से कम 250-300 गाने लर्न किए थे। और दीपक अंकल के यहाँ पे ये रूल था कि आप बिना देखे गाओगे, इसको लिरिक्स को बाय हार्ट करने हैं, और क्योंकि परफॉर्मेंस पे असर नहीं पड़ना चाहिए जब आप देख के गाते हो। अभी भी कुछ गाने ऐसे ऑन द स्पॉट आते हैं तो हम थोड़ा सा लिरिक्स देखने की कोशिश करते हैं, बट कोशिश यही रहती है कि हम लर्न करें पूरे गाने और उसको बिना देखे परफॉर्म करके गाएं। तो स्टेज पर का माहौल क्या होता है जब सामने 20-25 हज़ार जितना क्राउड होता है, उसके सामने गाना? और अगर कई बार मुझे भी ऐसा लगता है जब मैं स्पीच देने जाता हूँ तो क्राउड देखकर मैं घबरा जाता हूँ या कुछ भूल जाता हूँ, तो गाने में तो ऐसा बहुत होता होगा, तब आप क्या करते हैं? नहीं, गाने में बहुत बार ऐसा होता है कि हम ब्लैंक हो जाते हैं। कभी कभी ना कुछ आपके दिमाग में चल रहा होता है। वैसे बहुत गलत चीज़ होती है कि आप जब काम करते हो, जैसे वो पायलट के दरवाजे पे लिखा होता है ना, दिस इज़ अ सीरियस जॉब, लीव ऑल योर प्रॉब्लम्स बिहाइंड। गाने का काम भी वैसा ही, आर्टिस्ट का भी काम वैसा ही है। जब आप स्टेज के ऊपर चढ़ते हो, उसके बाद में आपकी पूरी दुनिया वो स्टेज है, उसके बाद में आप पीछे का कुछ नहीं सोच सकते। समझ गया। बट कभी कभी ऐसा होता है कि आप कुछ अलग थॉट में, तो आप बहुत कॉन्शियस हो जाते हो, या ये गाने का लिरिक्स मुझे ठीक से याद नहीं है, या थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, या कुछ ऐसी चीज़ होती है। और ऑडियंस का फियर तो क्या है कि ऑडियंस का फियर तो मैं जब 7-8 साल का था तभी मेरी मॉम ने निकलवा दिया था, बिकॉज मेरे को उसने सिंगर बना दिया। और पहली बार मैं एक ऑडिटोरियम, मुझे याद है, आई थिंक बिरला किरडा एक ऑडिटोरियम था टाउन में, बॉम्बे में, वहाँ पहली बार मैंने परफॉर्म किया था। बहुत सारे लोग देखे, तब मैं घबराया था। लेकिन जब मैंने गाना गाया, तब छोटा बच्चा गाना गा रहा है, कव्वाली गाता था मैं। कव्वाली? हाँ जी, चढ़ता सूरज, हमें तो लुटे, ये सारे गाने गाते। तो जब वो गाना ख़त्म हुआ और लोगों ने तालियां बजाई, तो मुझे लगा यार कुछ तो मैं करता हूँगा जिसकी वजह से ये लोग तालियां बजा रहे हैं। तो धीरे धीरे वो फियर वहाँ से ख़त्म हुआ। लेकिन आज ऐसा हो गया कि कभी कभी आप लिरिक्स में कुछ भूल कर देते हो तो आप एकदम एम्बेरस हो जाते हो, यार मैंने कुछ गलत गा दिया। और वो होता है, हर एक सिंगर के साथ होता है, बहुत बार होता है। तो वो एक फियर रहता है। तो कभी कभी आप ब्लैंक हो जाते हो, अरे यार ये तो मैं बचपन से गा रहा हूँ, कैसे मैं भूल गया। कुछ होती है चीज़ें, बट उसको फिर अपने अपने तरीके से लोग उसको मतलब छुपाने की कोशिश करते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ कर देते हैं जिससे लोगों का माइंड डाइवर्ट हो। ओके। बट कुछ लोग होते हैं जो पकड़ लेते हैं, फिर वो बोलते हैं आपने उसमें गलती की थी यार। सबसे पहले दिव्य भैया को पता कब चला कि अरे मैं तो ड्रम बजाने के अलावा भी कुछ कर सकता हूँ? मुझे नहीं पता था, मेरी मम्मी को पता चला। मैं तो ड्रमर ही बनना चाह रहा था। मेरे पापा बीइंग अ म्यूजिशियन, वो ढोलक तबला, तो बॉलीवुड के 80s से 90s तक के जितने भी गाने होंगे आपने सुने होंगे, उसमें पापा ने बजाया ढोलक। और वो पूरा एरा जो है जहाँ पे भी ढोलक सुनाई देगी वो पापा ने बजाई है। तो रिदम मेरे अंदर बचपन से ही बहुत मतलब इम्पोर्टेंट था, मुझे वो मज़ा आता था सुनने के लिए। और जो मोहल्ले वाले डांडिया में देखता था ना, डांडिया का रिदम मुझे सबसे ज़्यादा पसंद। ओके। कि इतने सारे लोग ड्रम बजाते हैं साथ में, वो ढोल बजाते हैं, ये करते, तो वो रिदम मेरे अंदर बचपन से ही था। तो मुझे ये था कि मेरे को बस यही करना है लाइफ में। और
मैं बड़ा होकर ड्रमर बनूंगा, लेकिन अच्छा। धीरे धीरे क्या पापा उस टाइम पे टूर भी बहुत करते थे, शोज़ करने के लिए जाते थे, वर्ल्ड टूर पे जाते थे। तो मम्मी को ऐसा, मैं और मेरा भाई घर में गुनगुनाते रहते थे, कोई गाना चल रहा था गाते रहते थे। तो मम्मी ने देख लिया कि यार ये तो गाता है। अच्छा। तो एक दिन मेरे से गाना सुना। हाँ। गाना सुनने के बाद बोलते कि यार तेरे को तो सिंगर बनना चाहिए। तो उसने पेपर में कटिंग्स आती है कि ऐसा शो हो रहा है, वैसा शो हो रहा है, ऑडिशन की ढूंढती थी और वहाँ मुझे लेके जाती थी। और मुझे सिंगर बना दिया। तब मुझे पता नहीं चला कि मैं सिंगर बनूंगा नहीं बनूंगा, बट हाँ पब्लिक ताली बजाती थी तो मुझे लगता था कि हाँ मैं कुछ ठीक ठाक कर रहा हूँ, ताकि लोग मेरे को ताली बजा रहे हैं। बॉलीवुड में दिव्य कुमार जी की एंट्री कब हुई और तब का माहौल कैसा था? मेरी एंट्री एक्चुअली में बहुत वियर्ड एंट्री थी। मैं एक प्लेबैक सिंगर बनने की इच्छा मेरे मम्मी पापा की थी। पर मेरा ऐसा कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, बिकॉज मेरी आवाज़ बहुत रस्टिक थी और मुझे ऐसा लगता था कि मेरी आवाज़ जैसे लोग प्लेबैक सिंगर नहीं बन पाते। बट मैं गलत था, बिकॉज नुसरत साहब ने सूफ़ी और कव्वाली को बॉलीवुड में बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया था। तब 90s के दौर में एक छोटे छोटे ऐसे एल्बम्स आते हैं जहाँ पर ऐसी आवाज़ें भी आती थी। नुसरत साहब ने बहुत बड़ा अहम रोल प्ले किया। फिर सुखविंदर जी आए, उनकी आवाज़ एक फोक आवाज़ थी। और उसके बाद कैलाश खेर जी आए। तो धीरे धीरे बॉलीवुड में ये आवाज़ें इन आवाज़ों का इम्पोर्टेंस बढ़ता जा रहा था। और तब मुझे ऐसा लगा कि यार कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं ऐसी आवाज़ के साथ में भी। बट फिर इतना कंपटीशन था या पता नहीं, ज़रिया नहीं पता था। बिकॉज बीइंग अ म्यूज़िकल फैमिली, मेरे पापा कभी नहीं चाहते थे कि मैं सिफारिश के तौर पे कहीं पे मुझे काम मिल जाए। अच्छा। वो हमेशा ये सोचते थे कि तुम अपनी मेहनत और अपनी क्रेडिबिलिटी के हिसाब से ही काम आगे बढ़ाओ। कभी भी मेरी तरफ से ये मत सोचना कि मैं किसी से, वो करते भी होंगे बट कोई इस चीज़ को सीरियसली नहीं लेता था शायद। तो मुझे हमेशा अपना काम को प्रूफ करके ही आगे बढ़ना था। तो वो कोशिश जारी थी। तो टाइम लगता है। अब आपको इतना बहुत सारे रियलिटी शोज़ में घुसने की भी ट्राई की, नहीं सिलेक्ट हो पाए बिकॉज वो कॉन्फिडेंस उस टाइम पे नहीं था। तो बस ऐसे ही कुछ ना कुछ छोटा मोटा शोज़ वोज़ करके हम चला रहे थे। और उसके बाद में रिकॉर्डिंग में क्या होता है कि रिकॉर्डिंग ये वाला जो माइक होता है ना, इसमें गाना और स्टेज पे गाना बहुत डिफरेंट होता है। हाँ। बहुत अलग चीज़ होती है, क्योंकि ये वाले माइक में छोटी छोटी चीज़ें कैप्चर होती हैं। स्टेज पे आप आवाज़ में बहुत सारी चीज़ें छुप जाती। पर तो मैंने स्क्रैचेस गाना शुरू किया। मेरे बहुत सारे नए लोग होते थे जिनको गाना प्रेजेंट करना होता था, तो वो बुला के एक सिंगर से गवा के गाने को प्रेजेंट करते, फिर वो कोई और बड़ा सिंगर गाता था। तो मैंने वो करना शुरू किया। उससे मेरी प्रैक्टिस इस माइक पे गाने की शुरू हुई थी। तो ऐसे ही स्क्रैचेस गाते गाते मैंने गुलराज सिंह का पहला गाना गाया था, जिसमें मैंने स्क्रैच ही गाया था और ये डांडिया का टाइम ही था। अच्छा। तो मैंने एक स्क्रैच गाया था, एक मुखड़ा गा के मैं अपनी डांडिया की रिहर्सल पे आ गया था। और बस मुझे कल सूरत निकलना है और उनका फ़ोन आया कि आपकी आवाज़ अप्रूव हो गई है, अब आपको पूरा गाना गाना है। तो मुझे इम्पोर्टेंस पता नहीं थी उस टाइम पे कि कौन सी चीज़ का क्या इम्पोर्टेंस है। तो मेरे लिए तब डांडिया बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि थोड़ा बहुत पैसा भी मिलता था और मज़ा मेरा डांडिया 10 दिन मुझे जो गाने में मज़ा आता। मैंने बोला भाई मैं अब तो मैं कल सूरत जा रहा हूँ, मैं बॉम्बे में नहीं हूँ 10-15 दिन, तो मैं बाद में आऊँ। बोले कोई बात नहीं, हम बाद में रिकॉर्ड करें। ही वॉज़ वेरी स्वीट। मतलब एक नए लड़के को उसने इतना सपोर्ट किया। तो बस ये डांडिया ख़त्म किया, बॉम्बे गया, फिर मैंने वो गाना पूरा गाया। दैट वाज माय फर्स्ट सॉन्ग इन बॉलीवुड। बट एक बहुत छोटी सी फिल्म थी, टूटिया दिल नाम था उसका। गुल्लू ने सारे गाने किए थे। गुलराज सिंह को हम गुल्लू बोलते प्यार से। तो वो एल्बम बहुत अच्छा एल्बम था, उसमें गाना भी मेरा बहुत अच्छा था। पर वो इतना ज़्यादा फिल्म की वजह से वो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा। बट वो गाना अमित सर ने सुन लिया था एंड ही वॉज लुकिंग फॉर अ न्यू वॉइस फॉर इशक ज़ादे। यस, इशक ज़ादे का आफतों के परिंदे जो मेरा पहला सबसे बड़ा गाना था, वो गाना मुझे गुल्लू के इस गाने से मिला था। अच्छा। तो पहली बार फिर अमित जी ने मुझे कॉल किया। तभी भी मैं बहुत अलग वियर्ड सिचुएशन में, बहुत इमोशनल सिचुएशन में था मेरी लाइफ में। बट वो फ़ोन जैसे बोलते हैं ना फिल्मी, बोलो मैं अमित त्रिवेदी बोल रहा हूँ, मेरे हाथ से फ़ोन गिर गया था लिटरली। बोला कौन? बोला अमित त्रिवेदी बोल रहा हूँ। और मैंने खाली नाम सुना था, मैंने देखा नहीं था उनको। तो उस तरीके से फिर पहली मुलाकात हुई कि हमको एक गाना करना है, ये करना है, वो करना है। तो मैं यशराज स्टूडियो मेरे घर से पैदल गया था। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि सच में मेरे साथ ये हो रहा है। ओह बाप रे। तो
कम से कम आधे 15-20 मिनट की वॉक थी, मतलब नज़दीकी था लेकिन मैं वॉक करके गया ये सोचते सोचते कि सच में मैं वहाँ जा रहा हूँ। यशराज स्टूडियो जहाँ मैं बचपन से सोचता था कि ये दरवाज़ा कभी खुलेगा और मैं अंदर जा पाऊँगा, तो वो सोचते सोचते मैं वॉक करके गया था। और मतलब मेरे लिए अनरियल था वो चीज़। और जब मैं पहली बार गया, पहली बार अमित सर से मिला, गाना जब मैंने गाया, वो गाना कब रिलीज़ हुआ, वो पूरी जर्नी मेरे लिए इट्स लाइक अनफॉरगेटेबल है वो मेरे लिए। ओ जब पता चला होगा कि ये सच है तब तो आप खुद का मारते होगे ना, वो मैं उछल पड़े होगे ना। इमोशन कंट्रोल करने में माहिर हूँ। अच्छा। धोनी मैं धोनी का बहुत बड़ा फैन हूँ। मेरा वो है, मतलब शाहरुख खान मेरे लिए एक क्या बोलते हैं, मैं उनका भक्त हूँ। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हुए हैं जहाँ पर शाहरुख सर और मेरे बीच में इतना सा डिस्टेंस है, उनको कभी नहीं पता चलेगा कि मेरे लिए वो क्या है, क्योंकि मैं वैसे बिहेव करूँ। एक फ़ैन होता है ना, तो वो देख के ओ माय गॉड चिल्ला के रोना शुरू कर देगा, ये कर देगा, पैरों में गिर जाएगा या मिलने की कोशिश करेगा। मैं कभी नहीं कर सकता। मेरे अंदर वो फियर रहता है कि मेरे इमोशंस कहीं ज़्यादा बाहर ना आ जाए, तो मैं वैसे कंट्रोल करने में बहुत वैसा हूँ। लेकिन वो जब पहला गाना गाया था, जब मैंने सब लोगों को देखा, इतने बड़े बड़े लोग, मैंने आदित्य चोपड़ा सर को पहली बार देखा, तब अंदर वो बटरफ्लाइज बहुत खतरनाक कूद का मार रहे थे, लेकिन मैंने कंट्रोल करके रखा था अपने आप को। और जब मैंने फैमिली में बताया नहीं था कि ऐसा कोई गाना मैंने गाया है या मेरा कोई गाना आने वाला है। जब गाना रिलीज़ हुआ तब मैंने बताया कि ये मेरा गाना है, मैंने गाया, तो उनको पता ही नहीं था कि ये कब हुआ। तो उनके एक्सप्रेशन देख के वो फीलिंग मेरे लिए अलग होती है, बहुत बहुत इमोशनल फीलिंग थी वो मुझे याद है कि हर मतलब उस टाइम पे जितने भी गाने में गाता था मैं बताता नहीं था। अच्छा। एक आता था, मतलब चलो ये गाना आया है आप सुनो, तो वो लोग इमोशनल हो जाते थे, खुशी हो जाती थी सबको। तो बस मेरा हमेशा यही रहता था। मेरा सबसे फेवरेट गाना है शुभारंभ ओ शुभारंभ। हम अक्सर बजाते रहते हैं, हमारे वहाँ कोई ओपनिंग होता है, कोई इनविटेशन होता है या किसी भी तरह का प्रोग्राम होता है, तो सबसे पहले गाना बजता है शुभारंभ ओ शुभारंभ मंगल बेलाय। मैं सुनना चाहता हूँ भैया आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। हे शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेलाई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई, ख्वाबों के बीज कच्ची जमी पे हमको बोना है, आशा के मोती सांसों की माला हमें पिरोना है, अपना बोझ मिल के साथ ही हमको ढोना है, शहनाई शहनाई शहनाई, रास रची ल्यो सज सजी ल्यो शुभ घड़ी छे आवी, आछा आछा टमटमाता शामળાઓ છે લાવી હો લાવી। थैंक यू। आभार 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 आभार। मैं कई दिनों से नहीं, मैंने जब ये गाना सुना तभी से मैं सोच रहा था कि एक बार रियल में आपसे सुनूं। दिल को सुकून मिलता है जब कई सारे लोग जो ये गाना सुनते हैं और रियल में सुनना। तो कई बार आप स्टेज पर से भी देखते होगे तो गरबा नहीं खेलने आते लोग, आपको सुनने आते हैं। तो मेरा ये सौभाग्य है कि मैं आपसे ये गाना आपके बाजू में बैठकर सुन रहा हूँ, तो उसके लिए आपका मेरी पूरी टीम की तरफ से थैंक यू। मैं बता नहीं सकता कि हम क्या फील कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच भाई, थैंक यू। यही प्यार है, यही सब है जो मुझे गुजरात में स्पेशली बहुत ज़्यादा मिलता है। तो मैं समझ सकता हूँ इमोशन, ये सारी चीज़ें। बहुत सारे मेरे दोस्त भी हैं जो बहुत प्राउड फील करते हैं, बहुत खुश होते हैं। अच्छा, सूरत में आपके दोस्त है? हाँ, बहुत सारे दोस्त उस टाइम पे बनाए हुए थे। अभी मैं उनके फ़ोन नहीं उठा पा रहा हूँ, मेरा टाइम शेड्यूल मैच नहीं हो पा रहा है, मैं उनसे मिल नहीं पा रहा हूँ। बट अभी थोड़ा सा रिलैक्स होके कल परसों में मिलेंगे, हम सारे वापस पुराने दिन याद करेंगे। ये आर्टिस्ट जो भी होते हैं उनके लिए हमें रिस्पेक्ट है। ये शेड्यूल बहुत ही टाइट होगा ना सर? कि जैसे रात को लेट नाइट तक जागना, बाद में थोड़ी सी नींद लेना, प्रैक्टिस करना, टेली करना, रियाज करना, तो वो सब कैसे मैनेज कर लेते हैं? वो आते फर्स्ट 2 दिन में वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। फर्स्ट 2 दिन में ये समझ में आ जाता है कि यहाँ पर क्या दिनचर्या चलेगा, तो उसके हिसाब से फिर ढालने की कोशिश करते हैं। अब आर्टिस्ट हैं सर, आज ये टाइम जोन में है, कल अलग टाइम जोन में भी चले जाते हैं हम लोग। बहुत वर्ल्ड टूर्स होते हैं, बड़े बड़े सिंगर्स के बहुत वर्ल्ड टूर्स भी होते हैं।
सोनू भैया की डॉक्यूमेंट्री थी एक अभी आई थी, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे आप अभी आपका ये 24 घंटे का ये टाइम शेड्यूल चल रहा है, फिर आप अचानक यूएस में हो, आपका टाइम जोन चेंज हो गया, अब वहाँ के हिसाब से आपको परफॉर्म करना है, यहाँ पे वो सोने का टाइम है या वहाँ पे वो सुबह उठने का टाइम है, तो डिफ़िकल्ट होती है। तो आर्टिस्ट को हर जैसे क्रिकेटर्स होते हैं, हर सिचुएशन, हर क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से उनको अपने आप को ढालना पड़ता है। तो आवाज़ भी हमको उस तरीके से बचा के रखनी अच्छा। पड़ती है। और हाँ, मतलब कोशिश ये होती है कि नॉर्मल स्केड्यूल में जैसे आप घर में 2 वक्त का खाना खाते हो, 3 वक्त का खाते हो, कभी ऐसी ट्रैवलिंग वाली सिचुएशन होती है तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करके, ताकि आपकी बॉडी के अंदर कोई वैसी चीज़ ना हो कि आप तबीयत खराब हो जाती है, जो वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, रेस्ट करने की कोशिश करते हैं। कि आज आपको भी मैंने वेट कराया बहुत ज़्यादा। अरे ये होता है कि आवाज़ को जब तक 8 घंटे या 9 घंटे की रेस्ट नहीं मिलेगी ना, मतलब शांत रहना बहुत ज़रूरी है जब इतना आप धमाल करके घर पे आते हो। तो बस वही चीज़ों का ध्यान रखते हैं हम लोग। आपका वेट करते करते मैंने इंस्टाग्राम पर एक शायरी डाल दी कि कभी લીપની સામું ટગર જોતા જોતા કોઈની વાટ જોઈ છે, ક્યારેય લીપની સામું જોતા જોતા ટગર ટગર જોતા જોતા કોઈની વાટ જોઈ છે, જેમની સાથે લાગણીથી જોડાયેલા હોય એ વ્યક્તિને આંખના પલકારે ખોતા જોઈ છે। अरे बाप रे, क्या बात है। आपको समझ में नहीं आया होगा। नहीं, थोड़ा सा समझ में आया, अच्छा। लास्ट वाली लाइन नहीं समझ में आया खाली। लास्ट वाली जो लाइन है उसमें ऐसा है कि आँख के पलकारे पर कि आँख झपकते ही किसी अपनी व्यक्ति को, अपने जिसके साथ आपके इमोशन जुड़े हुए उसको आपसे दूर होता हुआ देखा है ऐसे। समझ। तो आपका इंतज़ार करना भी हमारे लिए एक सौभाग्य की बात कर रहे हैं कि हम उस व्यक्ति का इंतज़ार कर रहे हैं जिन्होंने बॉलीवुड के कई सारे गानों को हिट बनाया है। नहीं, बट जनरली होता नहीं है वैसे, पर कल रात बहुत ज़्यादा लेट हो गया था और पता नहीं, कॉन्फिडेंटली मैंने बोल तो दिया था कि 12 बजे डन डन डन, बट 12 बजे वो आधी अधूरी नींद में ही थे हम। तो थैंक यू, आपने वेट भी किया, आपका पूरी thank you। टीम ने भी वेट किया, थैंक यू। स्ट्रगल तो बहुत होता होगा। आपने जब से आपकी जर्नी शुरू की तब से लेकर अभी तक मैंने कई सारे आर्टिस्टों की ज़िंदगी देखी है, कई सारा स्ट्रगल होता है, डिप्रेशन भी होता है, उन सब में से बाहर निकल कर कई सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहते हैं? इस स्ट्रगल में कैसे काम करना चाहिए और कैसे अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना चाहिए? जी, मैं बहुत सारे पॉडकास्ट देखता हूँ, तो मैं मतलब जब से मैंने काम करना शुरू किया है, जब भी मैंने किया है या जब भी मैंने इसके बारे में बात करी है, मैं हमेशा स्ट्रगल को हमेशा एक्सपीरियंस से कंपेयर करता हूँ। मेरे लिए स्ट्रगल तो वो लोग करते हैं जिनके पास में जॉब नहीं है या जिनके पास में हाथ नहीं है, पैर नहीं है और वो रास्ते पे भीख मांग रहे हैं, वो बेचारे, उनकी लाइफ स्ट्रगल। हमारे पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी है, कपड़े हैं, हम चल फिर सकते हैं, तो हम स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं, हम एक्सपीरियंस ले रहे हैं चीज़ों का, हम काम ढूंढने जा रहे हैं, उस चीज़ का एक्सपीरियंस ले रहे हैं। ऐसी सेम चीज़ मेरे ख्याल राजपाल सर ने बोली थी, आई थिंक सो, उनके लल्लन टॉप के इंटरव्यू में उन्होंने भी यही चीज़ बोली थी कि हम स्ट्रगल नहीं करते, हमने एक्सपीरियंस लिया, हमारे पास हाथ पैर थे, हम चल फिर सकते थे, तो स्ट्रगल नहीं थी हमारी। हमारे पास माँ बाप भी हैं, हमारे पास घर भी था। जो बाहर से लोग आते हैं बॉम्बे में काम करने के लिए, या एक वो चीज़ होती है कि आपके पास अपना घर नहीं होता, आपकी फैमिली नहीं होती, वो एक चीज़ होती है जो एक थोड़ी सी स्ट्रगल आपको उस टाइम पे करनी पड़ती है कि आपको घर कैसा मिलेगा या आप खाना कैसे खाएंगे, या आपको वो एक लोग बहुत देखते हैं। बट फॉर मी, मेरे लिए वो सारा चीज़ एक्सपीरियंस था। तो कभी भी मैंने ये नहीं सोचा कि यार कितना करना पड़ रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, ये नहीं हो रहा है, बिकॉज नहीं हो रहा है मतलब आप कहीं ना कहीं आप में कमी है या आप उस चीज़ को अच्छे से नहीं कर रहे हो। तो वी हैव टू थिंक कि क्या मैं गलत कर रहा हूँ जो ये नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे लोग नहीं सोच पाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता भी हूँ जिनको नहीं पता है अभी भी कि उन्होंने क्या गलत किया या क्या उनको करना चाहिए था, जिससे जैसे मेरे को हमेशा ये लगता था, आज भी लोग बोलते हैं कि मैं सिंगर बनना चाहता हूँ, वो सिंगिंग की स्ट्रगल करते हैं, बट ये भूल जाते हैं कि अगर आपके पास में सिंगिंग के अलावा कोई टैलेंट म्यूज़िक में ही है, आप वो भी परस्यू कर सकते हो साथ। जैसे मैंने प्लेबैक सिंगर बनने का सपना एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने छोड़ दिया था कि चलो यार ठीक है, नहीं इसमें नहीं हो पा रहा है,
तो मैं म्यूज़िक प्रोडक्शन सीखता हूँ, म्यूज़िक प्रोड्यूस करना सीखता हूँ या कंपोज करना सीखता हूँ। तो मैंने असिस्टेंट की जॉब ली विद सचिन जिगर। जब प्रिया ने से मेरी बात हुई थी, उसने मेरे को असिस्टेंट की जॉब के लिए ऑफ़र किया। सचिन जिगर जब नए नए आए थे, जब उनकी सिर्फ फालतू फिल्म रिलीज़ हुई थी, मैंने वो जॉब लिया। मेरे को वो सीखना में बहुत प्रोसेस, म्यूज़िक मेकिंग प्रोसेस सीखना था। तो वो सीखते सीखते, वो काम करते करते अचानक प्लेबैक अपनी जगह पर आया। अपनी उसने एक रास्ता पकड़ा कि हाँ चल ये भी तू कर सकता है, तू तो ये कर ले, अब तेरे को मिल रहा है ये मौका। तो वैसे ही मिल गया मुझे। मतलब अच्छा। मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि यार मैं आज सुबह उठूंगा और मैं प्लेबैक सिंगर बनने के लिए निकला। मैं म्यूज़िक करने के लिए निकला था। ओके। भले ही उसमें मेरे को एक मंजीरा दे के बिठा दे कोई, या मुझे कुछ तो म्यूज़िक में करा दे, वो करने के लिए निकलता था मैं। ये एक चीज़ के ऊपर नहीं भागता था। आज बहुत डिफ़िकल्ट है एक टैलेंट के ऊपर आपको, अगर अरिजीत सिंह भी एक टैलेंट की वजह से बहुत फेमस है, लेकिन उसके पास 50 अलग गुण हैं अच्छा। जो लोगों को शायद नहीं पता होगा। पर वो एक सिंगिंग की वजह से जो उनको मिला है, वो एक भगवान आदमी है। बट उनके पास में 50 और हाथ हैं जो वो चीज़ कर सकते हैं म्यूज़िक के अंदर ही। आप कभी मिले अरिजीत सिंह से? ऑफ कोर्स मैं मिला हूँ, मैंने बहुत क्लोज। कैसा लगा उनका नेचर और वो जब स्टेज पर आते हैं? वो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि आप अपनी लाइफ में आप बोलते ना, जैसे वो डायलॉग था, सक्सेस के पीछे मत भागो, अपने क्राफ्ट को काबिल बनने की कोशिश करो। तो अरिजीत सिंह एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। मैं उनको तब से देखता आ रहा हूँ, जब वो फेम गुरुकुल में आए थे, तब मेरे फादर के एक फ्रेंड के थ्रू उनके घर में मुलाकात हुई। तब मुलाकात क्या, मैं भी छोटा ही था, वो भी यंग थे बहुत। तब मैंने उनको पहली बार देखा था। और उसके बाद में ऐसी जब वो प्रीतम सर के यहाँ पे काम करते थे, और खाली नाम सुना था मैंने, इतना मैं क्लोजली जानता नहीं था। बट उन्होंने भी बहुत स्क्रैचेस गाए, बहुत सारे कंपोजर्स के लिए वो गाने गाते थे, लेकिन वो गाने रिलीज़ नहीं होते थे बिकॉज वो नए थे। जैसे उन्होंने भी अपने पॉडकास्ट में बोला था कि मैंने अपनी आवाज़ को तोड़ा है। वो सब कुछ सही है, वो सब कुछ उन्होंने किया है। तब जाके आज उस आवाज़ की इतनी इम्पोर्टेंस पूरी दुनिया में कि अरिजीत सिंह के बिना कोई भी एल्बम अधूरा है। लोग आज जो यूट्यूब पे गाना कोई आता है तो नीचे अरिजीत का ही नाम आता है पहले, क्योंकि लोग वेट करते हैं। तो वो सारी मेहनत, वो सारी चीज़ें उन्होंने की है लाइफ में। और कभी भी आप उनसे मिलोगे या उनसे साथ बैठोगे, म्यूज़िक के अलावा अगर आप उनको देखोगे ना, तो आपको लगेगा ही नहीं अरिजीत सिंह ओके। ये इतना बड़ा सिंगर है। मैंने उनको ऐसी सिचुएशन में, जब मैं उनके मिलने गया था एक बार, मेरी शादी का कार्ड देने गया था, कि मैं इनवाइट करने गया था। तो उनका स्टूडियो वाला अपार्टमेंट था जहाँ पे बैठने के लिए, मतलब ऐसी कोई कुर्सी वुर्सी वो लेने गए थे, तो मैं नीचे बैठ गया। अच्छा। अरे तू नीचे क्यों बैठा, ऊपर बैठ। मैं बोला नहीं दादा, मैं नीचे बैठूंगा। चलेगा, कोई बात नहीं। बोले नीचे बैठना तो फिर किचन में चल। तो किचन में बैठ के हम लोग बात कर रहे हैं। ओ। नीचे बैठ के फिर वो शादी का कार्ड तो मैंने दे दिया। उसके बाद में फिर सब म्यूज़िक की बात। अच्छा। तूने ये गाना सुना है, तूने वो गाना सुना है, ये गाना सुना है। ये है बात, जब वो हर टाइम म्यूज़िक के बारे में सोचते हैं, हर टाइम क्रिएशन के बारे में सोचते हैं, म्यूज़िक की प्रोसेस के बारे में सोचते हैं। और मेरा तो एक सौभाग्य था कि मेरे एक शो पे वो पीछे गिटार बजा रहे थे। ओ। ये रिसेंट अभी 2019 या 2019 था, हाँ 2019 में एक ऐसा टाइम मिला था, 2018 या 19 में। अच्छा। हम लोग एक शो कर रहे थे जिसमें वो परफॉर्म नहीं कर रहे थे, बट हमारी मैनेजमेंट सेम है। तारसे मित्तल की कंपनी, TM टैलेंट मैनेजमेंट। तो वो उस साल खाली देखने के लिए आए थे। ही वॉज देयर टू जस्ट सेलिब्रेट म्यूज़िक। तो वो सारे आर्टिस्टों का शो देखने आए थे। तो वो ऑडियंस में खड़े हैं, हम सब साथ में शो देख रहे हैं। उनका मन कर रहा है तो बोला कि चल यार गिटार में यहाँ पे बजाता हूँ, यहाँ पे बजाता हूँ। किसी को बताया नहीं था। तो मेरा परफॉर्मेंस अगले दिन था। मेरा छोटा सा 30-40 मिनट का सेट था। एंड उन्होंने हमारे जो मैनेजर है अजहर, उनसे पूछवाया कि दिव्या को पूछ के मैं उसके साथ में बजा सकता हूँ। तो पहले उसने मुझे पूछा, तो मैंने बोला भाई तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो, तुम क्या बात कर रहे हो, अरिजीत सिंह मेरे शो में। बोले अरे उन्होंने पूछा। मतलब पूछने की क्या बात है, मेरे लिए तो वो भगवान है भाई। वो मेरे स्टेज पे आएंगे तो मेरे को आशीर्वाद मिलेगा। मेरे को लगा ऐसी बातचीत हो रही होगी।
तो मैं सुबह अगले दिन साउंड चेक पे 9 बजे जाना था, अरिजीत सिंह वहाँ 8 बजे पहुँचे, ओ अपनी गिटार कीबोर्ड सब लगा के। अच्छा ही वॉन्टेड टू बी देयर टू एंजॉय द म्यूजिक। अच्छा। और उन्होंने वो शो पूरा पीछे हुडी पहन के बजाया। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि तू इतना छोटा सेट कर रहा है। मैं बोला मुझे टाइम इतना मिला गया, फेस्टिवल था वो। बोले एक गाना साथ में करते हैं, चूनर गाते हैं साथ में। तो मैंने शुरू साथ में किया, गाया? तो साथ में उन्होंने पीछे से चूनर मेरे साथ गाया। ओ फिर पब्लिक को पता चला अरे अरिजीत सिंह पीछे। तो वो नाइट वो दिन मेरे लिए मतलब इमोशन से भरा हुआ था। मतलब उस मैं समझ सकता हूँ अभी। उस जैसा स्टेज नहीं मिल सकता वापस कभी। भगवान ने चाहा तो हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन वो जो था वो प्योर इमोशन, प्योर मतलब मेरे पूरे बैंड म्यूजिशियंस जो थे वो काँप रहे थे कि क्या हो रहा है हमारे साथ। इतनी एनर्जी, खतरनाक एनर्जी थी। हमारे गुजरातियों में सचिन भैया और जिगर भैया का एक अलग स्टेज है। उनका कोक स्टूडियो, उनका नाम, उनके साथ आपके बहुत अच्छे दोस्ती वाले रिलेशन है। तो सचिन जिगर को आप किस तरह से देखते हैं? उनका आपके लाइफ में क्या रोल है? मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ। मेरे सबसे फर्स्ट म्यूज़िक प्रोडक्शन, म्यूज़िक प्रोसेस जो म्यूज़िक मेकिंग का होता है वो मेरे सबसे पहले गुरु। अच्छा। फैमिली से तो मैंने सीखा ही। मेरे को जो वरदान में मेरे को दादाजी से आशीर्वाद मिला, मेरे पापा से मैंने बहुत सीखा, मेरे अंकल और आंटी से मैंने बहुत सीखा। उन्होंने मुझे गाने के माहौल में रखा। मुझे कुछ हर इंसान से कुछ सीखने को मिला। पर जब लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट टाइम आया, जब मैं बड़ा हुआ, अब सीरियसली ये म्यूज़िक करना है, बिकॉज इसके अलावा हम पढ़ाई में भी बहुत तुरम खानी थे तो तब उस टाइम पे मुझे मेरे दोनों द्रोणाचार्य मिले मुझे जिन्होंने मुझे अपनी शरण में लिया। और उन्होंने बहुत प्यार से, मतलब ऐसा कभी वो वाली फीलिंग नहीं दी कि हम बड़े हैं या हम मैं छोटा सा नया लड़का था। और उन्होंने कभी प्यार से भाई की तरह ही ट्रीट किया मुझे, दोनों ने। और दोनों के अपनी अपनी एक अलग क्वालिटीज़ हैं। दोनों के साथ में मेरी ट्यूनिंग अच्छी रहती है। सचिन भाई के साथ में मतलब मस्ती तो दोनों के साथ में ही रही है, बट सीरियसनेस के मामले में सचिन भाई थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं। जिगर भाई थोड़े रिलैक्स कूल है। कह रहे हो जाएगा, कोई बात नहीं ऐसा। बट गुस्से में दोनों भी बहुत खतरनाक है। बट बहुत सीखा मैंने, बहुत कुछ सीखा मैंने। बैकिंग वोकल्स हम लोग करते थे साथ में, ABCD पे हम लोग ने काम किया था। वो अलग एक्सपीरियंस था। किस तरीके से एक गाने के ऊपर इतनी मेहनत होती है, इतनी मेहनत मुझे पता ही नहीं था। रिसेंटली आपने स्त्री 2 में भी उनके साथ ही काम किया जी। तो वो एक अलग काम के लिए मैं गया था। आनंद भाई की शादी का काम हम लोग कर रहे थे। अच्छा। और उसके बीच में स्त्री 2, हाँ जी, हाँ। तो उसके बीच में स्त्री 2 का काम चल रहा था, बिकॉज वो फाइनल मास्टर उनको डिलीवर करना। तब वो स्टूडियो के अंदर से वो बार बार आवाज़ आती थी, आज की रात, आज की रात, आज की रात। तब से वो गाना अंदर जहर भर चुका था वो गाना, कि यार ये तो पॉइजन है, मतलब ये छूट नहीं रहा है। दिमाग में वही चल रहा था। हम बाकी भले ही दूसरा काम कर रहे थे, पर वो गाना दिमाग में घुसा हुआ था। सब लोग वही गा रहे हैं, सब लोग वही गा रहे हैं। फिर एंड में ऐसा हुआ कि जिगर को लगा कि यार एक और आवाज़ इसमें चाहिए, तो तू एक गा देना ये। मैंने बोला ठीक है चल। तो मैंने फिर वो गाया। फिर एंड मोमेंट पे वो मेरी आवाज़ उसके साथ गई। वो हिट हुआ। हाँ। हिट होने के बाद आपको कैसा लगा और आपने उसमें कौन सी लाइन गाई? मैंने हिट होने का तो मेरे को मतलब कोई डाउट ही नहीं था, बिकॉज वो ऑलरेडी इतना हमारे अंदर बस भरा चुका हुआ था। था। और बोलते ना कुछ गाने ऐसे होते जो बार बार सुन के बोर ही नहीं होते। वो एक वन ऑफ वो सॉन्ग था वो। और जब वो आया, वी वर ऑलरेडी श्योर कि ये गाना, मतलब मुझे ऐसा लगता था, आई डोंट नो बट सचिन भाई, जिगर भाई, बट हम श्योर थे कि ये गाना चलेगा। और फिर वो जो मेल पार्ट जहाँ पर सारे लड़के मस्ती कर रहे हैं, वहाँ पर हमारा पार्ट था। अच्छा। जाने की कुर्बानी ले ले दिल मर जानी, तबाही पक्की है आग तू मैं पानी, ये वाला लाइन हमारा। अच्छा। सचिन भैया और जिगर भैया की बात निकली है तो मैं पॉडकास्ट में बोलना चाहूँगा, दिव्य कुमार भैया आज हमारे बीच है। आप सचिन भैया और जिगर भैया के बहुत ही नज़दीक है। तो उनका एक गाना आया था कीर्तिदान भाई के साथ, ओरे ओरे पारवड़ा, लाड़की। हाँ, लाड़की। तो हम तब स्कूल में थे
तो लास्ट बेंचेस के हम बैक बेंचर्स थे, तो वहाँ से हम लगातार गाते रहते थे ब्रेक में या शुरू क्लास में। ओरे पारे वड़ा तू काले उड़ी जाजे रे। सॉरी, વધારે ગાઈ નથી શકતો। सेम एकदम नज़दीक थे आप हाँ। कीर्तिदान भाई के। तो हम सूरत में जब बाइक पर जाते हैं रास्ते में भी, तभी हम ये गाना गाते हैं, क्लास में भी गाते हैं। तो आपने बोला ना कि जैसे आज की रात वाला अंदर भर चुका है, वैसे ही हमारे भी अंदर भर चुका है। मैं आपसे पॉडकास्ट में भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर कभी भी सचिन भैया और जिगर भैया सूरत आए और आप हमें मिलवा सके, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ 5 मिनट तो 5 मिनट आप मिलवाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और वो इतने प्यारे लोग हैं ना, वो जो उनसे प्यार करते हैं ना, वो उनसे डबल प्यार करते हैं। अच्छा। तो अगर उनको ये मैसेज मैं पहुंचाऊंगा तो वो ज़रूर आपसे मिलेंगे। और दे आर, मतलब वो गुजराती भाइयों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो म्यूज़िक में ही उन्होंने इतना कुछ किया है, जो गुजराती म्यूज़िक को एक अलग लेवल पे लेके जा चुके हैं। जो इतने सारे उनके सुपर हिट गाने गुजराती में, जो मुझे भी गोरी राधा ने काड़ो कान गाने का मौका मिला। पीछा राजा, मैंने अभी कल मेरे को एक डांडिया में एक अंकल जो मिले भाई साहब, उन्होंने बोला कि भाई वो पीछा राजा क्यों नहीं गा रहे। मतलब पीछा राजा तो एक ऐसा गाना था जो ऐसे ही, मतलब एल्बम में एक बैकग्राउंड की तरफ आया था, बट वो सब गाने भी लोगों ने सुने हुए हैं। जो बे यार में एक गाना था, तो आई थिंक दे आर इन लव। मतलब वो अपनी कम्युनिटी, अपने भाइयों के लिए, अपने गुजरात के लिए दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो आई एम श्योर वो आप लोगों से मिलके भी बहुत ज़्यादा खुश। अच्छा, फैमिली के साथ दिव्य कुमार भैया कैसे टाइम बिताते हैं, और आपको टाइम मिल जाता है फैमिली के साथ? बहुत टाइम मिलता है। मतलब ऐसा नहीं है, मेरे काम में हमेशा यही होता है कि मेरे काम में अभी ये जैसे ये टाइम है, तो हम बारिश के टाइम पे बैठे रहते हैं घर पे, हम कुछ अलग क्रिएटिव करते हैं, डबिंग्स होती हैं कुछ, या कुछ अपना ही क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, बट कुछ नहीं होता तब, किसी का फ़ोन नहीं आता। बट ये टाइम पे सब साथ में आते हैं। अच्छा। तो आर्टिस्ट की लाइफ में हमेशा होता है कि कुछ नहीं कर रहे होते तो बहुत देर तक कुछ नहीं कर रहे होते हो, कुछ क्रिएट कर रहे हो तो, या कुछ अलग चीज़ करने की कोशिश कर रहे हो, बट जब टाइम आता है तो सब एक साथ आते हैं। फिर अच्छा। बहुत सारी जगहों को मना करना पड़ता है, बहुत कुछ पुश करना पड़ता है, बहुत कुछ दिल पे पत्थर रख के मना करना पड़ता है, पर टाइम मिल जाता है, अच्छे से मिल जाता है। और हम कोशिश भी यही करते हैं कि फैमिली, क्योंकि मॉम डैड, मैं, मेरी वाइफ, मेरे बहनें, मेरे भांजे बहुत मेरे को प्यार करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो टाइम निकालना बहुत, मैं भी मिस करता हूँ कि मैं ज़्यादा अपने आप को इतना वो नहीं कर सकता वहाँ। बस मैं जब काम पे जाता हूँ तब सिर्फ काम होता है मेरे लिए, लेकिन उसके बाद में फैमिली, क्योंकि हम 3-4 फैमिली बहुत क्लोज हैं, तो हमारा हर वीकेंड या एक महीने के अंदर 2 बार सब लोग जमा होकर मिल के पार्टी वार्टी करते हैं साथ। समझिए। तो मिल जाता है टाइम, ऐसा एकदम हार्ड स्केड्यूल नहीं होता। आप सूरत, मुंबई से सूरत आते जाते रहते हैं। मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, मुंबई या सूरत, आपको क्या अच्छा लगता है? तो वो तो बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है मेरे लिए। मुंबई तो क्या है, मेरी रूह वहाँ है, मेरा सब कुछ बॉम्बे ने दिया है मुझे, सब कुछ हमारी फैमिली को। मेरे दादाजी ही 50s में यहाँ पे आए थे, तो हमारी अब ये 4th या 5th जनरेशन मुंबई में है। तो हम कर्म भूमि हमारी जन्म भूमि है, सब कुछ वही है। पर क्या है कि मुंबई से सबसे नज़दीक में सूरत है। हाँ। गुजरात में अगर सबसे पहला बड़ा शहर जो मैंने काम किया है, जहाँ पर नवसारी में भी किया है हमने, वापी में भी किया है, बट सूरत एक ऐसी जगह है जहाँ पर डांडिया ने मुझे शुरुआत दी है। डांडिया की सबसे पहला डांडिया शो मैंने सूरत में किया। तो इसकी वो अलग जगह है कि जब मेरा डांडिया मेरे लिए डिविनिटी है, मतलब मेरे लिए वो आंख बंद करके माता जी और रास गरबा गाने का एक फीलिंग होती है, जो सूरत में ही शुरू हुआ था। बिकॉज सूरत में आप हिंदी गाना नहीं गा सकते थे, आपको सिर्फ गुजराती गाना, गरबे, रास गरबे गाने होते थे। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। आपको गुजराती गरबा में सबसे ज़्यादा कौन सा गरबा गाना अच्छा लगता है? बहुत सारे गरबे हैं यार। अभी तो मेरा फेवरेट कुम कुम पगले माड़े पधारो रे, कुम कुम पगले आवो अम्बा आवो जगदम्बा, आवो अम्बा आवो जगदम्बा,
कुम पगले माड़ी पधारो रे, ये बहुत प्यारा गाना लगता है। आपका वो गाना भी गुजरात में बहुत फेमस है, गोरी राधा काळो काळो श्याम। ये तो मतलब सचिन जिगर का फॉरएवर गाना है। हाँ, गुजरात में जब भी कोई स्टोरी लगाता है ना, कि मान लो कि कल मैं नवरात्रि में आया और मैंने कोई फोटो क्लिक किया, तो उसमें 10 में से 9 स्टोरी में यही गाना होगा, गोरी राधा और काळो श्याम। ऐसा होता है। तो आपके लिए हमारा ढेर सारा प्रेम है। हम इच्छा रखते हैं कि आप प्लेबैक सिंगर की इस जर्नी को आगे बढ़ाते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे सॉन्ग हमें देते रहिए, और ख़ास करके हर साल कहीं पे भी बुकिंग मत लेना, सूरत में ही आना। सूरत वाले सारे प्रमोटर्स सुन ले, ये बोल रहे हैं सूरत में ही रहना। तो हमें भी आपको सुनने का मौका मिलेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको बता नहीं सकता कि हमारी फीलिंग्स क्या है। जब भी कोई सिंगर्स गाता है तो हमारे इमोशंस वो बाहर आते हैं। बेसिकली सूरत में बहुत इमोशंस है। कई बार अरिजीत सिंह भैया जब सूरत आते हैं या गुजरात में कोई भी उनका कॉन्सर्ट होता है तो लोग रोते हैं बेसिकल। तो हमारे लिए इमोशंस है, तो यहाँ पर आते रहिएगा। बिल्कुल। और जब भी आइए तब हमारे लायक कुछ भी हो तो बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं थैंक यू देना चाहता हूँ सबसे पहले G9 नवरात्रि का, जिनकी वजह से मैं आपसे मिल पाया, आपका थैंक यू के पॉडकास्ट से रूबरू हो पाया। दिस इज़ माय फर्स्ट पॉडकास्ट हमारे भाई के साथ, हम पूरी टीम के साथ में। और थैंक यू वेरी मच मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। और अब केदार भाई के साथ में मेरा पहला डांडिया आया। केदार भाई को भी मैं बचपन से जानता हूँ, कभी काम नहीं किया था, लेकिन दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम वर्किंग विद हिम एज एज अ सिंगर। बहुत ही प्यारे इंसान, बहुत ही स्वीटेस्ट पर्सन जिनके साथ मैंने काम किया। एंड उस पूरी टीम को थैंक यू कि इतना अच्छा हमारा इवेंट वहाँ पर जा रहा है, और जिसकी वजह से आज मैं इनके पॉडकास्ट पर आ रहा हूँ। और थैंक यू हिरेन भाई, आशीष भाई, सबको थैंक यू। ये पॉडकास्ट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, बिकॉज़ गुजरात मेरे लिए एक इमोशन है। गुजरात मेरे लिए बहुत मेरा फेवरेट है पूरे वर्ल्ड में। अगर मैं बॉम्बे के अलावा कहीं जाना चाहता हूँ तो पहले गुजरात जाना चाहता हूँ। मैं बहुत बार ऐसा बोलता भी हूँ कि मेरे शोज़ अहमदाबाद में ज़्यादा होते हैं, कभी घर वहाँ पे लेना। अभी जैसे मैंने आपको पूछा सूरत में प्रॉपर्टी का भाव तो ना कभी लाइफ में एक घर यहाँ पे भी लूँगा मैं। बट थैंक यू वेरी मच मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। भैया एक लास्ट रिक्वेस्ट, हाँ, हमारी टीम के लिए एक गाना प्लीज़। कौन सा गाना बताओ? आप जो भी गाना चाहे हो। गोरी राधा ने काळो कान, गरबे घूमे भूली भान। રાધાનો રૂપ છે, કાનોડાની પ્રીત છે, જગની રીતનું શું કામ। રાધાનો રૂપ છે તો કાનોડાની પ્રીત છે, આંખો માંડીને જુએગા। गोरी राधा ने काळो कान, गरबे घूमे भूली भान। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।